हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्शन ए हमने देखा था और सेक्शन बी देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में, जिसमें 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो इसमें जो आंसर लिखे गए हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आप एक बार अगर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 7 क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से लिखें। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से हम लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गिव आर ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद सीक्वेंस रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिवाइज भी हो सकता है इसका, आर ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का, और इसका सीक्वेंस रूल क्या है इसको हमें देखना है। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है 10 नंबर में। तो इसको हम इस प्रकार से लिखे हैं कि आप 10 नंबर में आता है तब भी आप लिख सकते हैं, और 7 में आता है तब भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो इसे क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच आर यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें आर और एस का क्या मतलब होता है। आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट, आर से रेक्टस एंड आर से ही राइट। तो इसमें जब राइट है तो ये क्या करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल को क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। राइट रेक्टस मीन्स राइट होता है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये फॉर सिनिस्टर होता है जिसका मतलब लेफ्ट होता है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे किस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का हमने आर और एस का मतलब समझ लिया। तो ये किसके द्वारा दिया गया था ये आर एस सिस्टम। तो सी के इनगोल्ड एंड बी परलॉक के द्वारा ये जो है मेथड दिया गया था नोमेनक्लेचर का। तो इसको हम और भी किस नाम से जानते हैं, जैसे CIP नाम से जानते हैं। इसको हम कोन इनगोल्ड परलॉक मेथड भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि प्रायोरिटी रूल को फॉलो करता है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सीक्वेंस रूल, इसमें जो प्रायोरिटी रूल क्या है। जैसे इसमें कोई कंपाउंड है, माना कि वो जो एक कायरल कार्बन है, इससे ABCD 4 कंपाउंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ABCD में सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। तो इसी तरह से हम उसको रोटेट कराएंगे। तो A को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, B को, फिर C को, फिर D को। तो सबसे पहले A को जब A से सेकंड की ओर ही जाएगा, रोटेट होगा, तो A से B को जाएगा, B से C जाएगा, C से A जाएगा। तो ये हमारा हो गया किस तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको हम यस कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो और इसमें क्या है कि सबसे पहले A को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे, फिर B को देंगे, फिर C को, फिर D को। तो ये अब की बार B इधर है तो ये इधर घूम जा रहा है, मतलब ये राइट साइड घूम जा रहा है। राइट साइड घूम जा रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ये हमारा प्रायोरिटी किसको दे रहा है, जो प्रायोरिटी रूल है इसको फॉलो करता है। तो इसी प्रायोरिटी रूल के बेसिस पे हम इसको सीक्वेंस रूल जो है लिखते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंस रूल क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है आर एस सिस्टम का सीक्वेंस रूल के साथ में बताना है कि किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सीक्वेंस रूल क्या होता है, फॉर आर एस नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज नेसेसरी टू नो द सीक्वेंस रूल। मतलब अगर हमें आर एस सिस्टम से नोमेनक्लेचर करना है तो हमें सीक्वेंस रूल आना चाहिए। तो सीक्वेंस रूल में बेसिकली इसमें 3 स्टेप होते हैं। और जो फर्स्ट स्टेप है इसमें 4 रूल हैं, और सेकंड स्टेप में केवल 1 रूल है, और जो थर्ड स्टेप में है इसमें 2 रूल्स हैं। तो इसको हम देखते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि असाइनिंग सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी टू 4 एटम्स अटैच टू द कायरल कार्बन। तो इसमें कायरल कार्बन की पहचान करते हैं। इससे 4 एटम्स डिफरेंट, जो कायरल कार्बन वही होता है जिससे 4 डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले कायरल कार्बन को देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट का जो 4 रूल है उसको देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहला रूल, जो स्टेप फर्स्ट का पहला रूल हमने पीछे देखा कि जो असाइनिंग ऑफ कायरल कार्बन, तो कायरल मॉलिक्यूल्स की इसमें पहचान करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कि इसको कौन से प्रायोरिटी, किस ग्रुप की, मतलब किस ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। तो इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरो आइडो हाइड्रोइथेन हो गया, और इसमें क्लोरो आइडो मीथेन सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है वरीयता देंगे आयोडीन को, फिर उसके बाद क्लोरीन को, फिर सल्फर ग्रुप के बाद हाइड्रोजन को। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें कायरल मॉलिक्यूल की पहचान करते हैं, उसके बाद इसको
जो प्रायोरिटी होती है उसका निर्धारण करते हैं। रूल सेकंड में क्या होता है कि व्हेन प्रायोरिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द रूल फर्स्ट देन सी द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एटम। मतलब इसमें क्या होता है कि रूल फर्स्ट में क्या है, क्या देखा हमने कि इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको प्रायोरिटी दी हमने। तो इसमें क्या है कि अगर रूल नंबर फर्स्ट से हम इसका नाम का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटी को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट एटम है, जैसे सल्फर का नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, तो उसका हम एटॉमिक नंबर जोड़ देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि से ब्यूटिल क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, कायरल कार्बन, इससे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है CH3 CH2 ग्रुप, यानी C2H5 ग्रुप लगा है, और CH3 और Cl लगा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा किसका है मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन का जो 17 होता है लगभग, और जो कार्बन का उसका 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है तो इसका 12 हो गया। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसके पास 12 है, तो इसका मतलब ये हो गया दूसरे नंबर पर, ये हो गया तीसरे नंबर पर, और हाइड्रोजन होगा चौथे नंबर पर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्लोरीन को वही रहता देंगे, उसके बाद जो C2H5 को, फिर CH3 को, फिर H को, सेक ब्यूटिल क्लोराइड होगा। तो हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया कि अगर हम रूल नंबर फर्स्ट से प्रायोरिटी को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर दूसरे आइटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है 2-chloro-2-methyl पेंटेन। तो इसमें क्या है, कार्बन है, कायरल कार्बन है, ये इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, क्लोरीन लगा है, ठीक है। एक फिर यहाँ पे CH3 CH2 यानी C2H5 लगा है, और CH3 CH लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो है जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का है। क्लोरीन के बाद आइसोप्रोपिल को हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइसोप्रोपिल, फिर एथिल ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरे नंबर पे आइसोप्रोपिल और एथिल, फिर इसमें हाइड्रोजन को बता देंगे, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया। फिर स्टेप फर्स्ट का रूल थर्ड क्या कहता है कि इन केस ऑफ आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट्स स्टार्टेड हैवी वन, मतलब इसमें अगर आइसोटोप हमको देखने को मिलता है तो ये हमारे जो सबसे हैवी एटम्स होते हैं उससे प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे हैवी एटम कौन सा है, ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर इसमें क्या है, ये D है, फिर H है। तो इसको हम प्रायोरिटी इस प्रकार से देंगे। तो हमारा रूल नंबर थर्ड हो गया। तब इसमें जो है बेसिकली किस बारे में बात की है, प्रायोरिटी के बारे में। प्रायोरिटी के आधार पे हम इसका रूल इसको बनाए हैं, प्रायोरिटी के आधार पर मतलब रूल बनाया गया है। तो इसमें जो रूल नंबर 4 है स्टेप फर्स्ट का, ये क्या कहता है कि इन केस ऑफ डबलिंग और ट्रिपलिंग बॉन्ड एंड एक्स एटम टेकन इक्वली टू 2/3 ऑन एक्स एटम। मतलब क्या कह रहा है ये कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो सबसे पहले वरीयता हम किसको देंगे, जो मतलब डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और सिंगल बॉन्ड है, सबसे पहले डबल बॉन्ड वाली को वरीयता देंगे या प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा इसका एग्जांपल इस प्रकार से है कि जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक से जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एक से CH2OH, और एक CH3 ग्रुप लगा और एक H लगा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CHO को हम C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, और ये CH2OH को CHHOH इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से O को इधर लाएंगे तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा COOH, एंड C इधर H, ये हमारा कायरल कार्बन है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, CHO को, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरी जो प्रायोरिटी हमारा CH2OH ग्रुप हो गया, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर तीसरा ग्रुप का CH3 है, चौथा हो गया ये हमारा हाइड्रोजन। तो हमारा स्टेप फर्स्ट का जो रूल नंबर 4 है, मैंने चारों रूल्स देख लिया कि सबसे पहले हम उसको जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी देते हैं। फिर अगर उसमें जो है उसके फर्स्ट रूल के बेस पे हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो सेकंड में हम क्या देखते हैं, उसके नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर को देखते हैं। थर्ड में हमने देखा कि इसको अगर उसमें आइसोटोप है तो हम उसको जो हैवी एटम्स होते हैं उसके आधार पर प्रायोरिटी देते हैं। और चौथे में हमने देखा कि अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट का रूल, चारों रूल हमने देख लिया। अब स्टेप सेकंड देखते हैं क्या है इसमें। तो स्टेप सेकंड इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी, मतलब जब हमने स्टेप फर्स्ट में 4 रूल्स के द्वारा हमने प्रायोरिटी देख ली। तो इसमें क्या है, जब हम प्रायोरिटी देख लेते हैं तो इसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हम ऑब्जर्वर से दूर रखते हैं। तो हमारा होगा स्टेप सेकंड। फिर स्टेप थर्ड क्या है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी चेक द ओरिएंटेशन ऑफ रिमेनिंग 3 ग्रुप्स। मतलब ये जब हम ये सब एक्टिविटी देख लेते हैं तो हम जो 3 ग्रुप बचता है उसका हम ओरिएंटेशन देखते हैं। जैसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, प्लेनर फार्मूला के बेसिस में हम लिख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम देन नो प्रॉब्लम। मतलब अगर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये अगर बॉटम में है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो नीचे है। तो उसका जो हम उसको प्रायोरिटी देखें चौथे नंबर पर देते हैं, तो अगर वो बॉटम पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है,
तो रूल नंबर सेकंड में भी दो कंडीशंस हैं, तो इसमें देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि व्हेन प्रायोरिटी ग्रुप एट द टॉप देन रोटेट द मॉलिक्यूल 180 डिग्री सो एज द हाइड्रोजन कम्स एट द बॉटम। मतलब इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हाइड्रोजन अगर टॉप पे है, कोई भी मतलब अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर टॉप पे है तो उसको हम 180 डिग्री घुमा के उसको सबसे नीचे ले आते हैं। जैसे इसमें हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कायरल कार्बन है, इधर C2H5 लगा, इधर Cl सबसे ऊपर है CH3 है। फिर जब हम इसको नीचे ले आते हैं तब हाइड्रोजन यहाँ आ गया और फिर Cl आ गया कहाँ पे, हाइड्रोजन जब 180 डिग्री घूम के यहाँ आया तो CH3 वहाँ पहुँच गया, Cl इधर पहुँच गया। तो ये हमारा हो गया कि जब हम जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर टॉप पे होता है तो उसको हम बॉटम पे लाते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि बॉटम पे कब लाते हैं, कि फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोजन इज एट द राइट हैंड साइड देन कीपिंग द टॉप ग्रुप एज इट इज। मतलब अगर राइट साइड में है हाइड्रोजन तो जो टॉप ग्रुप है, ऊपर वाला ग्रुप है, उसको हम सेम ऐसे रखते हैं। और जो अदर्स 3 ग्रुप हैं, जैसे हमारा टॉप ग्रुप है 1 2 3, ये 3 ग्रुप हैं, इसको हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर हाइड्रोजन राइट साइड में है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ है, राइट साइड में, तो उसको क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे तब ये OH उठ के आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन चला जाएगा एल्डिहाइड के पास, और जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो हम इसको R लिखेंगे। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसको लिख सकते हैं R ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमारा नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये R हो गया, R ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसमें सेकंड रूल का सेकंड कंडीशन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सेकंड कंडीशन कह रहा है, व्हेन हाइड्रोजन इज लेफ्ट हैंड साइड देन कीपिंग द टॉप ग्रुप एज इट इज रोटेट द अदर 3 ग्रुप्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अगर जो है हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो हम इसको जो ऊपर का ग्रुप है उसको एज इट इज रखते हैं और उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, एल्डिहाइड के पास, एल्डिहाइड चला जाएगा हाइड्रोक्सिल के पास, हाइड्रोक्सिल फिर वापस किसके स्थान पे आ जाएगा, हाइड्रोजन के। तो इसको हम ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम यस लिख सकते हैं, यानी सिनिस्टर, यानी ये हो गया हमारा नाम यस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीक्वेंस रूल यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम है राइट ए नोट ऑन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो हमारा यूनिट सेकंड का है स्टीरियो स्पेसिफिक या SSF कह सकते हैं इसको, और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, यानी 7 नंबर में कितना लिख सकते हैं इसको हमें लिखना है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक को, फिर हम देखेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव को। तो स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, ये रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट टू गिव एन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि जब पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो जब रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन जब तब वो क्या कहते हैं स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिएक्शन देते हैं। तो इसमें ये क्या दिखाता है, ये क्या करता है कि ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी दिखाता है, और ये रिएक्शंस क्या डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स स्टार्टिंग मटेरियल के स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस जो है डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे हम जो है ब्रोमीन का जब एडिशन करते हैं सिस टू ब्यूटेन में, तो ये क्या कर देता है कि हमें रेसमिक 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन देता है, मतलब सिस ब्यूटेन से जब कराते हैं, और वहीं जब ट्रांस ब्यूटेन से इसका रिएक्शंस कराते हैं तो वो क्या देते हैं मीजो 2,3 डाई ब्यूटेन। तो ये क्या दिखाता है हमें कि दिस रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर क्या देता है, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड CH का Br2 से रिएक्ट करा है तो CH3 और यहाँ CH से आ गया Br, फिर CH से Br यहाँ भी ऐड हो गया, CH3 हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हम इसका रिएक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ट्रांस टू ब्यूटेन से रिएक्शन होता है ब्रोमीन का और सिस टू ब्यूटेन से रिएक्शन होता है तो क्या क्या बनता है। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो ब्रोमीन का रिएक्शन है ट्रांस टू ब्यूटेन से कराते हैं। ट्रांस हो गया, ट्रांस आप लोग जानते हैं कि जिसका डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ट्रांस हो गया, जहाँ पे सेम और यस से जो सिस हो गया सेम समझ सकते हैं, यस से सेम मतलब सेम डायरेक्शन में लगे तो सेम सिस कहते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांस से ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि ये बन जाएगा मीसो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो जब इसका ट्रांस टू ब्यूटीन का रिएक्शन ब्रोमीन से होगा, Br2 से होगा, तो मीजो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और जब हम सिस टू ब्यूटीन से कराते हैं, सिस का मतलब सेम साइड यानी हाइड्रोजन CH3 जब इसका Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि जैसे ये SS बन जाएगा RR, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है स्टीरियो आइसोमर डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं, तो इसलिए हम इसे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं कि कैसे ये 2 पार्ट्स में बन गया, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं, इस प्रकार से देख लेते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है इस प्रकार से कि
तो इसमें जब रिएक्शंस होगा तो ये जो है बी आर यहाँ पे माइनस वाला प्लस वाला जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा माइनस वाले पे, और जो माइनस वाला है वो जाके प्लस वाले पे अटैच होगा। तो इसको हम किस प्रकार से सिस्टमिक वे में लिख सकते हैं, तो इसका इसमें जब बी आर यहाँ से अटैच होगा, दो जगह से अटैच हो रहा है, तो इसका दो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर जब यहाँ पे अटैच करता है, कहाँ पे, जब बी आर अटैच करता है माइनस चार्ज पे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे बी आर हो गया, बी आर यहाँ पे अटैच कर दिया तो यहाँ पे बी आर ऐड हो गया, ठीक है, CH3 से हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये जाके यहाँ पे अटैच करेगा CH3 वाले पोजीशन पे, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, CH3 और बी आर यहाँ जाके अटैच कर लेगा, बाकी सेम यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का, फिर आगे चलिए। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रकार से बन जाते हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर बन जाता है। जैसे CH3 हो गया और CH3 हो गया, फिर बी आर इधर गया H बी आर, फिर इसका जो है उल्टा इधर बी आर एच हो गया। तो ये हमारा पेयर ऑफ एनेंशियोमर हो गया, इसकी मैकेनिज्म हो गई। आप चाहें तो इसको स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में या स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं, मैकेनिज्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। ये रिएक्शंस इन विच वन स्टेरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली और एक्सेसिवली आउट ऑफ सेवरल स्टेरियो आइसोमर्स पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। मतलब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं रिएक्शंस की बनने की, स्टेरियो आइसोमर्स की बनने की, लेकिन उसमें केवल एक्सेसिवली वन इसमें बनता है, तो उसमें स्टेरियो सेलेक्टिव सेलेक्टिव जो है आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। सच ए रिएक्शन इज सेट टू डिस्प्ले स्टेरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, स्टेरियो सेलेक्टिविटी दिखाती है। इन दिस वन स्टेरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड मोर रैपिडली दस रिजल्टिंग इन ए सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसमें वन स्टेरियो आइसोमर बहुत जल्दी ही फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिससे सेलेक्टिव रिएक्शन का स्टेरियोमेरिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे इन स्टेरियो इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऑफर्स अल्टरनेटिवली पार्ट सो दैट द रिएक्शन प्रोसीड अदर वाया द मोस्ट फेवरेबल पाथ और वाया द पाथ विच कीप द मोस्ट स्टेबल स्टेरियो आइसोमर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसको वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या उसकी जो रिएक्शन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, जो स्टेरियो सेलेक्टिव और स्टेरियो स्पेसिफिक का था। अगला क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। तो जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस दो प्रकार की होती है बेसिकली, पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। तो इसको हमें इसके बारे में नोट्स लिखना है, इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है। सिंथेसिस ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव एजेंट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। मतलब क्या है कि जैसे कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या एसिमेट्रिक कंपाउंड है, उसको जो मतलब जो इनएक्टिव कंपाउंड है उससे हम उस एजेंट से हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस एंड पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में होता ये है कि इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे इट इज सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम ए ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, तो हमारा हो गया सिमेट्रिक सिंथेसिस यानी एब्सोल्यूट विदाउट यूजेस ऑफ एनेंशियोमर्स। जब हम इसका बिना एनेंशियोमर्स के इसका जो है इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं विदाउट किसी एनेंशियोमर्स की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। जैसे इसमें क्या है कि ये हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो स्टिलबीन है। तो इसमें क्या होता है कि जब Br2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो जो Br ग्रुप है वो जाके कार्बन पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और इस कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 कायरल कार्बन बन जाएगा, जिससे यहाँ से 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए, एक ही हो गया ये पूरा, और ये हो गया ये चेक Br, और ये पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है कायरल मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं। तो ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली प्लस आइसोमर यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें बिना एनेंशियोमर्स का यूज किया हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव टू ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं, तो हमारा हो एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। दूसरा देखते हैं पार्शियल सिमेट्रिक सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि इट इज सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट बाय यूजिंग एनेंशियोमर्स। इसमें क्या होता है कि एनेंशियोमर्स का यूज करके हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे इसमें पहला है chiral substrate has chiral center adjacent to reaction site, जैसे एबनाइन हो गया, इसमें हो गया COH ग्रुप हो गया, CH3NH2 हो गया। तो इसमें क्या है कि कायरल सबस्ट्रेट्स का यूज करके हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा कायरल रिएजेंट यानी रिमूव या फिर ऐड करते हैं एनएचसी और टॉपिक प्रोटॉन्स को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कीटोन हो गया, कीटोन से ये हमारा R एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे BiNOC यानी R से कराते हैं इसका रिएक्शन, तब CO है
यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, ओ हटेगा तो ओ से हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो हमारा हो गया कायरल रिएजेंट्स का यूज़ किस प्रकार से करते हैं हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाने में। अगर कायरल ऑक्सिलरी, इसमें क्या होता है कि ज्वाइन टू सबस्ट्रेट एंड रिमूव टू फॉर्म कंपाउंड, इसमें सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाता है, ठीक है, बाइंड होने के बाद फिर से रिमूव हो जाता है जब कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पायरुविक एसिड है C3COCOH, तो यहाँ से क्या होता है मेंथॉल आता है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन हो जाता है तो ये जो CO है डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ LiL4 में, ठीक है। तो ये हो गया कायरल मॉलिक्यूल बन गया, 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव टू इनएक्टिव टू यहाँ पे देख लेते हैं आप। जैसे हमारा पायरुविक एसिड हो गया तो हमें मेंथॉल आता है इन द प्रेजेंस ऑफ LiL4 के प्रेजेंस में, और उसके बाद जब ये रिएक्शन हो जाती है तो मेंथॉल वापस इसमें पहले अटैच होगा, ज्वाइन करता है सबस्ट्रेट के रूप में, फिर इसको रिमूव हो जाता है। तो पायरुविक एसिड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये इसमें जो हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो जाएगा तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, यानी कायरल कार्बन हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगला जो इसका डी है कायरल कैटालिस्ट, इसका उपयोग करके हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं। जैसे इसका जब हाइड्रोजन रिएक्शन कराते हैं तो ये COO यानी O का एक बॉन्ड टूटेगा, वो माइनस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ से O रिमूव होगा हाइड्रोजन का, यानी यहाँ O के साथ में हाइड्रोजन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, H2 है ना, तो यहाँ पे R एल्कोहल बन जाएगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गिव सिंथेसिस एंड मेडिकेशनल यूज ऑफ पायरोल, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है पायरोल में हमें जैसे अगर 10 नंबर में क्वेश्चंस पूछता है तो हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, फिर प्रिपरेशन, फिर ऑर्बिटल पिक्चर्स, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रिएक्शन यूजेस एंड इसका डेरिवेटिव्स, ये इतना पॉइंट्स हमको 8 पॉइंट्स लिखने रहते हैं, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स में आपको आसानी से 10 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, अगर 8 आप सही से लिख देते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली पायरोल का जो है हमसे सिंथेसिस पूछे हैं और मेडिसिनल यूजेस पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ब्रीफ में नहीं लिखना है, जैसे ऑर्बिटल पिक्चर, एरोमेटिसिटी ये सब कुछ पूछे नहीं है, तो जितना पूछे उतना में लिखना है, ठीक है। तो पायरोल का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बना देते हैं क्योंकि नेसेसरी है इसमें। तो इसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इसका फर्स्ट मेथड है जो प्रिपरेशन का, तो जो प्रिपरेशन आइसोलेशन फ्रॉम बोन ऑयल से किस प्रकार हम इसका आइसोलेशन करते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बोन ऑयल लेते हैं, उसके बाद उसको अल्कली से ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब अल्कली से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा इसमें कि एसिडिक इम्प्योरिटी होगी जो इसमें वो दूर हो जाएगी। जब एसिडिक इम्प्योरिटी दूर हो जाएगा तो इसको फिर उससे किससे ट्रीट करेंगे, एसिडिक सब्सटेंस से। तो एसिडिक से जब ट्रीट करेंगे तो अल्कली इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जो क्रूड एक्सट्रैक्ट में मिला है उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो इसमें प्योर पायरोल डिस्टिल मतलब प्राप्त होगा 370 से 420 केल्विन पे। उसका क्या करेंगे, इसको फिर रिएक्शन कराएंगे किससे, केवेस से जब रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम पायरुवेट डेरिवेटिव में सॉलिड ग्रुप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा एक मेथड वो हो सकता है, ठीक है। उसमें सिंथेसिस हम इसको बेसिकली इसका 2 मेथड है सिंथेसिस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आप 10 नंबर में इसको लिख सकते हैं, 7 नंबर में, दोनों आसान सिंथेसिस इसको लिख सकते हैं। तो पहला जो मेथड है फ्रॉम सक्सिनिमाइड से कैसे हम पायरोल को बनाते हैं। तो इसका जो मेन रिएक्शन है यहाँ पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सक्सिनिमाइड लेते हैं, सक्सिनिमाइड्स का डिस्टिलेशन कराते हैं जिंक डस्ट के प्रेजेंट में, तो इसका पायरोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लस 2ZNO निकलता है। तो पहले ही हमें ये रिएक्शन आगे लिख देनी है, फिर उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें कि हमारा हो गया सक्सिनिमाइड हो गया कीटो फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड करके, तो ऑक्सीजन में जब एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन के जो है कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यही कर देते हैं कि बॉन्ड तोड़ते हैं, उसके बाद में प्लस चार्ज माइनस चार्ज लगा देते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगाए तो हाइड्रोजन उतरेगा अपने वहाँ से स्थान से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब उतरेगा तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा कि डबल बॉन्ड लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ से हाइड्रोजन उतरा तो यहाँ पे लग गया, ठीक है। और एक कार्बन पे प्लस चार्ज आएगी, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एज इट सेम इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका डिस्टिलेशन कराएंगे हम। जब डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या होगा कि इसका इनॉल फॉर्मेशन होगा। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि जो एच ग्रुप है यहाँ से डबल बॉन्ड से आके O के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि O के पास माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और N यहाँ सेम रहेगा, तो इसे इनॉल फॉर्म हो जाएगा। इनॉल फॉर्म का जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा पायरोल का फॉर्मेशन होगा, प्लस 2ZNO निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म भी सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम सक्सिनिमाइड से हम किस प्रकार से पायरोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसका जो इसमें हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, व्हेन सक्सिनिमाइड इज डिस्टिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट इट गिव्स पायरोल थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो फॉलोइंग मैकेनिज्म में हमने ये देख लिया, ठीक है। इस मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। अगला जो मेथड है पायरोल को बनाने का,
ये जो मेथड है पाल-नोर सिंथेसिस है। पाल-नोर सिंथेसिस में क्या होता है कि सक्सिनिमेल्डिहाइड, इसमें सक्सिनिमाइड से बनाया था हमने, COA था, इसमें एक EH बढ़ा देंगे, CHO ग्रुप लगा देंगे, यानी सक्सिनिमेल्डिहाइड से बनाएंगे। तो सक्सिनिमेल्डिहाइड में क्या होगा कि इसके अमोनिया से NH3 रिएक्शन कराएंगे तो पायरोल का फॉर्मेशन होगा। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सक्सिनिमेल्डिहाइड है। सक्सिनिमेल्डिहाइड में क्या होगा कि जो है NH3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो N हम जानते हैं इसका लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन इसके 3 तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे NH3 का, तो हम इसको एक तरफ हम CHO ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होना है, कार्बन के पास प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज आएगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो जिसमें NH3 है कहाँ पे अटैच होगा, कार्बन से प्लस चार्ज से अटैच होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि CHO, इस एक ग्रुप को तो हम ऐसे रखेंगे क्योंकि यहाँ से रिएक्शन हो नहीं रही है, यहाँ से हो रही है, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से लगा है, इसको हम अटैच करा देंगे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन लगा है, इसको अटैच करा देंगे। फिर NH3 ग्रुप आगे यहाँ से अटैच होगा, तो NH3 इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इसका जो रिएक्शन है, जब इसका NH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ का एक EH और ये OH हो जाएगा और एक H यहाँ से, यानी ये H2 ये बन जाए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कार्बन ऐसे है तो इसका NH2 हम अलग लिख देते हैं, ये पार्ट्स को अलग लिख सकते हैं और ये पार्ट्स अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो NH2 लिख दिए और EH यहाँ पे लगा ही है, तो EH यहाँ से देख लेते हैं कि EH यहाँ से लगा है, ठीक है। NH2 ये हम पार्ट अलग लिख सकते हैं, NH2, ठीक। तो जब ये पार्ट्स हो गया तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये EH और ये OH ये मिलके H2O निकल जाएंगे, ठीक है। जब H2O निकल जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या कि CHO ग्रुप यहाँ ऐसे C के साथ यहाँ NH2 ग्रुप बचा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड से एक फिजन होगा, इसका टूटेगा बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आएगा तो कार्बन के प्लस चार्ज आएगा, तो कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इससे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ तो सेम है ऐसे, फिर कार्बन यहाँ पे कार्बन समझो लिखा ही है क्योंकि यहाँ जो पॉइंट लगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का H2 है, ठीक है, कार्बन के पास जो है एक ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन था, तो नाइट्रोजन का एक H कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एक H बचेगा और ये H और ये OH मिलकर H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा हो गया दूसरा सिंथेसिस, पाल-नोर सिंथेसिस। तो इसमें दो सिंथेसिस हमने सक्सिनिमेल्डिहाइड से और सक्सिनिमाइड से हमने बनाया है इसको, पायरोल को। इसका मेडिसिनल यूज पूछे हैं, मेडिसिनल यूज देख लेते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, यूज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग, यूज इन द एनेक्साइलेटिक ड्रग। तो हम ये कोलोजिन पढ़ चुके हैं, मेडिसिनल पढ़ चुके हैं कि एंटीसाइकोटिक क्या होता है, एनेक्साइलेटिक क्या होता है, और इसका एंटीबैक्टीरियल यूज है, एंटी फंगल के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में भी इसका यूज होता है। तो हमारा पायरोल का सिंथेसिस हमने देख लिया, उसका यूज देख लिया। अगला जो क्वेश्चन है ये गिव इंपॉर्टेंस ऑफ LiF4 इन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है LiF4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड का। तो इसका एग्जांपल क्या होता है कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करते बल्कि कीटोन्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टरएमाइड एंड नाइट्राइल्स को भी ये रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज इसमें लिख दिया गया है। और ये क्या करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करते हैं, वायलेट रिएक्शंस में देते हैं वाटर के साथ, ठीक है, जिससे जो है रिडक्शन क्या होता है सॉल्वेंट में सच एज एनाइट्रस ईथर में इसका जो रिडक्शन होता है। तो हमारा हो गया इसका इंपॉर्टेंस है। इसको रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं, देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसका इंपॉर्टेंस है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है रिडक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड का जो हम रिडक्शन कराते हैं, माइल्ड रिडक्शन कराएंगे तो कहाँ बनेगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनेगा, जैसे CH3 CH2 OH, ठीक है। CH2 जब इसको हम जो है इसका रिडक्शन कराएंगे तो OH के यहाँ पे CH3 सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CH3 और C यहाँ पे H2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, और OH यहाँ पे लग जाएगा तो होगा CH3 CH2 OH यानी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा, CH3 ठीक है। और इसमें एसीटोन के देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करता है। तो एसीटोन में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH के साथ क्या लग जाएगा OH यहाँ पे लग जाएगा CH3, तो हमारा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अगर स्ट्रॉन्ग के साथ ये कराते हैं तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमारा हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगला इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अगले इंपॉर्टेंस में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस प्रकार से इसका रिड्यूस करता है, तो ये क्या करता है कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह समझते हैं कि जब ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ लगा है यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो ठीक है। तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे CH2 OH के जगह पे CH2 आ जाएगा, ठीक है, और OH यहाँ लग जाएगा अल्कोहल और प्लस OH ये और एक ये मिलके कहाँ से आएगा,
H2 वो निकल जाएगा यहाँ पे और ये एल्कोहल बन जाएगा। फर्स्ट एक स्टेप में हम कैसे कर सकते हैं इसको, R के साथ CH2 और OH और इसका हम OH जो है वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। अब यहाँ इसका एग्जांपल जैसे R की जगह पर हम CH3 लगा दें तो यही जो है रिएक्शंस आ जाएगी। फिर यहाँ R की जगह पर CH3 लगाएंगे तो यहाँ भी R की जगह CH3 लगाएंगे, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंस है रिडक्शन ऑफ एस्टर एमाइड। एस्टर एमाइड को भी रिड्यूस कर देते हैं ये, तो हमारा हो गया एस्टर, ये हो गया एमाइड। जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो ये कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीजन को हटा के CH2 ग्रुप लगा देना। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन को हटा के हमने CH2 ग्रुप लगा दिया, OR लगा दिया, तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा जैसे। और इसमें जो एमाइड में क्या हुआ कि यहाँ भी ऑक्सीजन को हटा के हम CH2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के CH2 लगा दिया, फिर NH2 ऐसे सेम और H2 निकाल दिया। ठीक है, तो अमीन बन गया। तो एस्टर से ईथर बन जाता है और एमाइड से एमीन बन जाता है। जब इसका हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन, इसमें से रिडक्शन कराते हैं तो ईस्टर का ईथर बन जाता है और एमाइड का एमीन बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे एस्टर में लिख सकते हैं इसका C2H5 R की जगह लगा दें और एमाइड में C2H5 लगा दें R की जगह पे, तो इसका सेम वही रिएक्शन होगा, ईथर बनेगा एमीन बनेगा। ठीक है, तो वो हमने R लिख दिया, एल्किल ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें एल्किल ग्रुप लगा के हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंस है रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप का भी रिडक्शन कर देता है। तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ले लेते हैं, जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट डिग्री एल्किल एमीन बनता है। R है सर, कार्बन के साथ हाइड्रोजन H2 ग्रुप लगा देते हैं, NH2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन का करते हैं, तो इसको जैसे R की जगह CH3 लगा के करते हैं तब भी वही हो जाएगा, और C2H5 लगा के करते हैं तब भी यहाँ R की जगह पर C2H5 यानी फर्स्ट डिग्री एल्किल एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो इंपॉर्टेंस हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इन मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में। अगला जो क्वेश्चन है गिव रिएक्शन मेडिकेशन फॉर स्कीमेड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इसको देख लेते हैं। तो क्लासेंस सेगमेंट कंडेंसेशन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हाइड्रोजोनिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनता है, RNH2 यानी अमीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस CO2 और N2 गैस निकल जाता है। जैसे इसमें कीटोन का कराएंगे, जब इसमें कीटोन का रिडक्शन कराते हैं या रीअरेंजमेंट कराते हैं तो इसका क्या N3S यानी हाइड्रोजोनिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनता है, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन बनेगा, कीटोन से एमाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एल्किल साइनाइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे इसमें देख लेते हैं कि जब एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो RCOH होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब N3H यानी हाइड्रोजोनिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, एल्किल साइनाइड ग्रुप प्लस फॉर्मल एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि स्कीमेड रिएक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप्स लाइक COH CHO एंड RCOR। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। इसमें हाइड्रोजोनिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, और व्हेन हाइड्रोजोनिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट फॉर्म अमीन, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन बनाता है। और जब क्या करता है, कीटोन से रिएक्ट करता है तो अमाइड बनाता है, और एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्किल साइनाइड और फॉर्मल अमाइड बनाता है। तो हमारा हो गया रिएक्शंस हो गया। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें मेथड फर्स्ट, इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि N3H यानी हाइड्रोजोनिक एसिड लेते हैं तो इसका हम इसको कन्वर्ट कराते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, फिर डबल बॉन्ड N H। तो इसका जब हम कन्वर्ट कराएंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड तो ऐसे रहेगा, फिर N के पास जब N डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये अलग हो जाएगा। तो N पे आ जाएगा प्लस, एक N पे आ जाएगा माइनस, और H से अटैच होगा। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में क्या करते हैं कि RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, बाकी सेम ऐसे रहेगा। तो यही उठा के यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या होगा कि यहाँ पे जो टूटा था हाइड्रोजोनिक एसिड, इसमें जो N माइनस था और N प्लस था, तो N जो यहाँ पे जो N माइनस है आके यहाँ कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के पास प्लस है, नाइट्रोजन के पास माइनस है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N फिर N प्लस H। ठीक है, तो इसका हम फिर स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में होता है ये कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं RCOOH एंड N ट्रिपल बॉन्ड N NH। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन के पास प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे N नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है। तो इसमें होगा ये कि यहाँ से N और N यानी प्लस N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, N2 रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल NH। फिर नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा कि RCOONHH, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो CO ये है और OA है यानी CO2, तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बचेगा RNH2 यानी अमीन बनेगा। तो हमने यहाँ देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन हम कैसे बनाएंगे, तो इसका मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन से समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, देख लेते हैं। जैसे इसमें गिव सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल एजेपाइंस इन द दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एजेपीन्स का हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिंथेसिस देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये जो सेक्शन सी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एजेपीन्स का रिएक्शन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इसमें जो है 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें हेट्रो एटम जो है नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H7 तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें लिख क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो इसके सिंथेसिस के 3-4 मेथड हैं, बुक्स में हैं और भी जगह पे हैं। तो इसमें से हमने 2 मेथड लिए हैं जो कि थोड़ा इजी है। तो इसमें क्या बेंजीन से हम किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व वैलेंस बॉन्ड आइसोमेरिज। बेंजीन से क्या करते हैं कि इसमें एथिल एसीटेट से इसका रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन का एथिल एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो इसमें 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, जिसमें नाइट्रोजन इसमें होता है। तो इस COO C2H5 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, एक N ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और N2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है कि इसको हीट कराते हैं। जब हीट कराएंगे तो ये जो है COO C2H5 जो है निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। फिर इसका आइसोमेरिनाइजेशन कराते हैं। तो आइसोमेरिजेशन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3H एजीपीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा पहला मेथड हो गया फ्रॉम बेंजीन से। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन से हम किस प्रकार से बना सकते हैं जो है एजीपीन्स को, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन का क्या कराते हैं हम ट्राई ब्यूटिल फॉस्फीन से रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या है, PbU3 क्या है, ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ये स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये रैपिडली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें इससे रिएक्शन कराते हैं ट्राई ब्यूटिल फॉस्फीन से। तो ट्राई ब्यूटिल फॉस्फीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इसका फिर से हम रिएक्शन कराएंगे CH3OH से R-OH यानी एल्किल अल्कोहल से। तो इसका जब एल्किल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो वही 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और ये एजीपीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 199.5 से होता है। इसमें ±13 डिग्री हो सकता है। वेपर प्रेशर इसका 0.3 से 0.4 mmHg होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसमें होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एजीपीएन एंड देयर डेरिवेटिव्स अंडरगो इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे में इंटरनल रिएक्शन हो गया। इंटरनल रिएक्शन में क्या होता है कि 2-मेथिल कार्बोइथॉक्सी 1 एजीपीन क्या करता है, इसके 200 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो 2-मेथिल फेनिल कार्बामेट पे इसका जो है कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन। अगला है जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें क्या होता है कि एजेपीन्स अंडरगो रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑन फोटोलिसिस ऑफ यील्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। में क्या होता है 2-मेथिल कार्बोक्सी 1 एजेपीन्स का जब रिएक्शन कराते हैं CH3OH से तो ये क्या फॉर्म करता है 2-कार्बो मेथॉक्सी 3-मेथिल 2 एजाबी साइक्लोहेप्टो 3 डाइईन बड़ा सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम बहुत भारी है। तो इसमें रिडक्शन होता है तब क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है 3 हाइड्रोजन एजेपिन 2 bonds अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एस्टो प्लेटिनम टू गिव कॉप जो है कैप्रोलैक्टम। तो इसका कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब इसमें हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कुछ, उसके बाद इसका यूज देख लेते हैं। तो इसके डेरिवेटिव्स में ये 5 डाइबेंजे एजेपीन्स हो गया, इसमें कार्बामेपेजेपीन हो गया। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है कि कैप्रालोक्टम जो भी हमने पिछले रिएक्शंस में बनाया था, कैप्रालोक्टम किस प्रकार से यूज होता है, इसका इंटरमीडिएट जो मैन्युफैक्चर हाइलोन 6 एंड प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स के रूप में इसका यूज होता है। और ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे इम्परामीन हो गया, डेसिपिरामीन हो गया, इसका एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज होता है। एंटीलेप्टिक के रूप में कार्बामाजेपिन का यूज होता है। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है इसका यूज कहाँ होता है, एंटीलेप्टिक के रूप में यूज होता है। तो हमारा जो सेक्शन सी भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने इसका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd का 2019-20 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया है। इसका जो 3 पार्ट्स में वीडियो बनाया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर के साथ। कोशिश रहेगी जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।